तमाम सियासी विरोधों के बीच केंद्र सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा और गुरुवार को राज्यसभा में पेश होगा, क्योंकि पार्टी ने सांसदों के लिए भी जारी किया है। संसद के नंबर गेम की अगर बात करें तो आपको समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा में एनडीए का बहुमत है। एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों की संख्या 233 है। ऐसे में एनडीए बहुमत के कारण 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लेगा। दूसरी तरफ 236 सदस्यों वाले राज्यसभा में एनडीए के 115 सांसद हैं और 6 मनोनीत सांसद हैं जो कि सरकार का साथ देते रहे हैं। इस हिसाब से सरकार के पास 121 का नंबर है। वहीं इंडी गठबंधन के पास 85 सांसद हैं। यहां पर भी बहुमत के लिए 119 का आंकड़ा चाहिए, जो सरकार के पास मौजूद है। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बुधवार को संसद में ये बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर। तो सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेबीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में है और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष विरोध राग आलाप रहा है। इसे बर्बाद बिल बताया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ और बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक शब्दों में जवाब दिया है। के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी सियासत किया, ये सोची समझी कहीं न कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, कांग्रेस, सपा, क्योंकि आज वो मुस्लिम को वोट बैंक समझते हैं, आज वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हर इशू पे जिस तरीके की एक चाहे साजिश, मैं तो कहता हूँ कि आखिर क्या बदअमनी फैलाने की कोशिश थी। क्यों सैफुल्ला जो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो क्यों गुमराह कर रहे हैं, देश को क्यों झूठ बोल रहे हैं कि मस्जिद आपकी चली जाएगी। विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का,
ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। भी नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। और इसी बीच एक बड़ी खबर, वक्फ बिल पेश होने से पहले यूपी में अलर्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी पुलिस अलर्ट है। उनको भी कड़े निर्देश दिए गए कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटें। वक्फ बिल पेश होने से पहले ये अलर्ट है। समय पर मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय और सीपी महोदय के आदेश निर्देश में निरंतर जो है फुट पेट्रोलिंग की जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे, अपराधों पर रोकथाम हो और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या न हो, इसके लिए निरंतर रूप से जो है फ्लैग मार्च निकाली जाती है। और उसी के जो है क्रम में आज यहाँ पे एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। मुजफ्फरनगर में ससुराल के बाहर धरने पर बैठी शालिनी को ससुराल में एंट्री मिल गई है। सामाजिक लोगों ने दोनों परिवारों के बीच सुलह करवा दिया है। अब शालिनी और प्रणव साथ ही रहेंगे। दोनों परिवार के बीच समझौता करा दिया गया है। आपको बता दें, शालिनी 2 दिन से ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रही थी। शालिनी का आरोप था कि इंडोनेशिया में हनीमून मनाने के बाद उसे ससुराल वालों ने होली मनाने मायके भेज दिया, फिर उसको ससुराल में एंट्री नहीं दी गई और 50 लाख दहेज की मांग कर रहे थे। 7 स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाएगा। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बीच संत कबीर नगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पिछले दिनों एक शख्स ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी, लेकिन अब इस मामले में एक और मोड़ आ गया है। अब महिला अपने पहले पति के पास लौट आई है। देखिए, पहले पति अपनी पत्नी की बात मानता है, उसकी शादी उसके प्रेमी से भी करवा देता है। पूरे गांव के सामने प्रेमी ने महिला की मांग भरी। शादी के बाद वो उसे अपने घर भी ले गया, लेकिन महज 4 दिन के बाद महिला अपने पहले पति के पास लौट आई। संत कबीर नगर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई रही हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट सामने आया है। महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। वहीं उसके पहले पति बबलू ने बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद ले ली थी। उसने अपनी पत्नी राधिका से कहा था कि वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। इसके बाद तो पूरे इलाके में इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। राधिका अपना घर प्रेमी विकास के साथ बसाने तो गई थी, लेकिन विकास की मां को ये पसंद नहीं आया। बबलू के साथ दोनों बच्चे रह रहे थे, जिससे बबलू की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी। विकास की मां बबलू और उसके बच्चों का दर्द नहीं देख पाई। उन्होंने अपने बेटे विकास को भी काफी समझाया। इसके बाद उसने घर आई दुल्हन राधिका को उसके पति बबलू के घर वापस भेज दिया। बच्चन का मुँह देख के हम लोग विकास हमारा लड़का हाँ अपन लड़कन के अपन जहर ना खा के कर रहे लड़कनों के हमन के दया आई लड़कन के ऊपर हमन के कुछ तामस में जाएगी। घनघटा थाना क्षेत्र के कटारजोत गांव का ये पूरा मामला है। बबलू ने राधिका को दोबारा स्वीकार कर लिया। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई और तय हुआ कि बबलू अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला ये निर्दोष है। हम इनको अपने साथ लेने जाते हैं। दिनांक
28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बबलू की शादी साल 2017 में गोरखपुर से हुई थी। शादी के बाद गृहस्थी ठीक चल रही थी। बबलू और राधिका के 2 बच्चे भी हो गए। दोनों का 7 साल का बेटा और 2 साल की बेटी है। बबलू परिवार के भरण पोषण के लिए ज्यादातर घर से बाहर रहता था। उसकी पत्नी का गांव के रहने वाले युवक विकास से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। जब इस बात का पता बबलू को चला तो पहले तो घर में कलह शुरू हो गई, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही, जिससे बबलू ने उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब राधिका उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आई है। उसे राधिका से कोई शिकायत नहीं है। मां के लौट आने के बाद बच्चे भी खुश हैं। संत कबीर नगर से न्यूज़ 18 के लिए अमित अग्रहरी की रिपोर्ट। यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। विधायक राकेश सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी ने गृह मंत्री के साथ मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चर्चा की है। की मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कड़ी जो है एक्शन लेने की तैयारी की बात करते हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो इसको उससे जोड़ के भी देखा जाएगा कि आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उसको लेकर अपने गृहमंत्री जी से बातचीत की। देखिए, कल किसी ने नहीं देखा है और मैं फिर वही कहूँगा कि अमित शाह जी देश के बड़े नेता हैं और जब किसी बड़े से कोई मिलेगा तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि ये बहुत सामान्य सी मुलाकात है। अभिभावक के रूप में वो हम लोगों से मिले और उन्होंने राजनीतिक मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। सपा के बागी नेताओं की गृह मंत्री शाह के साथ मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। तो बागी नेताओं को लेकर ये लिखा गया है, जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट किया है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का जो नारा दिया गया, क्या उस पर आरएसएस ने अपनी मुहर लगा दी है? दरअसल दत्तात्रेय होसबोले ने कन्नड़ में आरएसएस की पत्रिका को एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद और संतों ने 3 मंदिरों की बात की थी। अगर मथुरा और काशी के आंदोलन में आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो इसमें संघ को कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है और कहा है कि उनके इस बयान को पिछले 50 वर्षों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन संघ ने नहीं शुरू किया था। इसे कई साधु संतों की तरफ से शुरू किया गया था। जब इसको उन्होंने संघ से जब इसको लेकर मदद मांगी गई तो संघ ने भारत की संस्कृति की पहचान के लिए इस आंदोलन में सहयोग किया। We all know that RSS stands for double speak. RSS speaks different languages. Again, they are doing the same thing, and we all know that RSS stands for hate. They spread hate. They want to destroy the brotherhood which has been built for years together in India. औरंगजेब की कब्र वाला विवाद आरएसएस को भी नामंजूर है और अब तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। संकेत ऐसा है कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई जाएगी, लेकिन औरंगजेब और उसकी कब्र का महिमा मंडन भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब आलमगीर फिल्म छावा से उठा औरंगजेब का मुद्दा आक्रांता के महिमा मंडन से होते हुए उसकी कब्र को हटाने की मांग तक पहुंचा और ऐसा समय भी आया कि सैकड़ों साल से अमन पसंद शहर नागपुर जल उठा।
नागपुर में हिंसा की साजिश की जांच जारी है, लेकिन औरंगजेब की जिस कब्र को लेकर ये तूफान उठा था, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 2 टूक संदेश आ गया है। औरंगजेब की कब्र वहीं रहनी चाहिए जहां पर वो है। उनकी वहां मृत्यु हुई, उनकी कब्र वहां बनी हुई है। जिसको श्रद्धा है वो जाता है। अब श्रद्धा किसको है किसको नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसलिए जो है वो है। हमारे यहाँ की परंपरा में मृत्यु के बाद हम उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाएगा। बघा, आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे की ही जी काही कबर त्या ठिकाणी आहे ही ASI ची प्रोटेक्टेड कबर आहे। त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे, आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। इससे पहले भी RSS की ओर से औरंगजेब के मुद्दे को तवज्जो न देने की बात कही गई थी। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. जाहिर है जो इशारा मिल रहा है उससे तो साफ है कि क्रूर मुगल बादशाह की कब्र फिलहाल वहीं रहने वाली है। हालांकि ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह। महाराष्ट्र में जिस औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर को जलाने की कोशिश की गई, उस औरंगजेब के नाम को अब देवभूमि उत्तराखंड से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। धामी सरकार ने हरिद्वार के औरंगजेबपुर इलाके का नाम बदलकर शिवाजी नगर रख दिया है। सिर्फ यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम एक साथ बदल दिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 10 जगहों के नाम बदले गए हैं, देहरादून जिले में 4 जगहों के नाम बदले गए हैं और नैनीताल जिले में 2 जगहों के नाम बदले गए। उधम सिंह नगर में भी 1 जगह का नाम बदला गया। कुल मिलाकर ऐसी 17 जगहों के नाम बदले गए हैं जिनकी मांग बहुत समय से की जा रही थी। भावनाओं के अनुरूप, जनअपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहां के नाम बदलने की घोषणा की गई है। ईद की शाम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजनीति का ऐसा शॉट खेला जिसकी उम्मीद शायद विपक्ष को भी नहीं थी। धामी सरकार ने 4 जिलों की 14 सड़कों, चौराहों और 1 नगर पंचायत का नाम बदलने की घोषणा कर दी। हरिद्वार जिले का औरंगजेबपुर शिवाजी नगर बन गया तो अकबरपुर विजयनगर बन गया। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नया नामकरण अब अटल रोड हो गया तो देहरादून का मियांवाला रामजी नगर बन गया। इसी तरह उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कौशल्यपुरी नगर पंचायत हो गई। हिंदुवादी संगठन इस घोषणा से खासे गदगद है। केंद्र सरकार ने जो हमको धामी वॉशिंग पाउडर जो दिया है वो उत्तराखंड के जो कलंकित नाम है, जैसे आपका चांदपुर, कितना कलंकित नाम है चांदपुर। मियांवाला कितना कलंकित नाम है, मतलब वहां रह रहे, कौन रह रहा है? पहाड़ी, पंजाबी, हिंदू, और हम क्या बोल रहे हैं? मियांवाला। हम किसी को अपने रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बोलते क्या रहते हैं? मियांवाला। बड़ी शर्म से आती थी भाई जी आप, लेकिन आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि वो उसका नाम पुष्कर सिंह धामी जी ने राम जी वाला रख दिया है। अब वहां का जो भी मियाँ होगा, जितने मियाँ होंगे ना, वो भी राम जी वाला बोलेंगे। इधर हिंदुवादी संगठन इस बात से खुश हैं कि नए नामकरण से मुस्लिम पहचान का लबादा उतरा, तो दूसरी ओर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तराखंड यूपी के नक्शे कदम पर चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी नामकरण गैर जरूरी लगता है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अब यहाँ ये नाम क्यों बदले गए मुझे पता नहीं, और यदि हाँ
विकास की तासीर बदल जाती है। जैसे मोहम्मदपुर जट गांव है, यदि सरकार इस समय वो गांव के लोग जो है 425-450 कुछ मांग रहे हैं गन्ने का पर क्विंटल खरीद मूल्य, वो बढ़ जाता है तो मैं भी ताली पीटूंगा। मैं कहूँगा यार वक़्त ये तो मोहम्मदपुर से मोहनपुर होने से बढ़िया हो गया। तो उसी तरीके से अब यहाँ देहरादून में मियांवाला का नाम बदला है। हर मियाँ तो उत्तराखंड की राजपूतों की एक अति सम्मानित प्रतिष्ठित बहादुर जाति उपजाति है। अवैध मजार और मदरसों को निशाने में लेने, यूसीसी को लागू करवाने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम बदलने की कवायद ने सीएम धामी की हिंदुवादी छवि को मजबूत करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। और हाल ही में जारी हुई देश के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में सीएम धामी को खासी बढ़त मिलना भी इसका एक उदाहरण है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इस बीच एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने जारी किया है व्हिप। लोकसभा में सपा के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव के हस्ताक्षर से जारी हुआ है व्हिप पत्र। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ये व्हिप जारी किया गया है। आपको बता दें, सरकार इस विधेयक के जरिए वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। और समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सभी सदस्य मौजूद रहे, विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लें, ये भी समाजवादी पार्टी ने कहा है। मतदान की स्थिति में विधेयक के विरुद्ध मतदान करें। लोकसभा के सभी समाजवादी पार्टी के सदस्यों को ये व्हिप पत्र भेजा गया है, यानी कि विपक्ष भी कल पेश होने वाले बिल को लेकर पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर व्हिप जारी कर दिया है। तो वक्फ बिल को लेकर कल लोकसभा में चर्चा होनी है और ये बिल पेश किया जाएगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने ये व्हिप जारी किया है समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्यों को लेकर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है।